हेलो फ्रेंड्स हम कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उसी सीरीज में। प्रीएम्बल देखा, पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी देखा और पार्ट 2 सिटीजनशिप नागरिकता देखी, जिसमें आर्टिकल 5 to 11 थे, जिसमें हमने देखा था आर्टिकल 5, 6, 7, 8 में कैसे 26 जनवरी 1950 से पहले सिटीजनशिप डिसाइड हो रही है। ये हमने पिछले वीडियो में ही देखा। और उसमें जो लास्ट आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 11, उसमें हमने देखा था पार्लियामेंट लॉ बना सकती है सिटीजनशिप के लिए। अगर सिटीजनशिप में कुछ चेंज करना है या आगे कैसे सिटीजनशिप डिसाइड होगी, इसके लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है आर्टिकल 11। तो उसी के तहत पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया और उसका नाम था सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। 1955 में जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया सिटीजनशिप एक्ट के लिए, सिटीजनशिप एक्ट बनाया, उसमें भारत में नागरिकता लेने के 5 तरीके बताए। ये 5 तरीके थे: बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन, नेचुरलाइजेशन। हिंदी में भी लिख देता हूँ: जन्म के आधार पर, अवजनन पर, रजिस्ट्रेशन से, राज्य क्षेत्र के मिल जाने से और देसीकरण से। और इस एक्ट में ये भी बताया किस तरह से सिटीजनशिप लॉस्ट कर सकते हैं हम। इसमें 3 पॉइंट बताए हैं: रेनंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्राइवेशन। इन 3 तरीकों से सिटीजनशिप जा सकती है: रेनंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्राइवेशन। फिलहाल हम देखते हैं फ्रेंड्स कि बर्थ से सिटीजनशिप कैसे आती है। 5 तरीके हैं ना सिटीजनशिप लेने के: बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन, नेचुरलाइजेशन। इसको सारे लोग याद करते हैं बद्रीनाथ से, हम भी वैसे याद करेंगे। बद्रीनाथ मतलब बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन, नेचुरलाइजेशन। सबसे पहले देखते हैं बर्थ। 3 डेट याद करनी है। 26 जनवरी 1950 को संविधान कमेंस हुआ था। 26 जनवरी 1950 या उसके बाद 1 जुलाई 1987 तक कोई भारत की सरजमी पर पैदा हुआ है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है। 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2003 तक आप अगर पैदा हुए हैं तो आपको सिटीजनशिप तभी मिलेगी जब माता या पिता कोई एक भारत के सिटीजन हो उस टाइम जब आप पैदा हुए हैं। 3 दिसंबर 2003 के बाद से 2 सिंपल कंडीशन है: या तो आपके माता और पिता दोनों सिटीजन होने चाहिए आपके पैदा होने के टाइम पर, या आपके एक पेरेंट इंडियन सिटीजन हो और दूसरे पेरेंट इलीगल इमिग्रेंट ना हो। ओके। ये जो 3 दिसंबर वाली डेट है वो डायरेक्ट याद हो जाती है। 3D चेक करते हैं, मतलब आपके आसपास सारा चेक करते हैं, आपके माता पिता कौन क्या। ठीक है। दूसरा प्रोसीजर है डिसेंट से सिटीजनशिप कैसे मिलती है, मतलब आप आउटसाइड इंडिया आपका बर्थ हुआ है 1950, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद 92 तक, 10 दिसंबर 1992 तक अगर आपके फादर इंडियन सिटीजन हैं तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है। 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1904 तक आपके माता या पिता कोई भी एक इंडियन सिटीजन हैं तो आप कहीं भी पैदा हो, मतलब इनमी कंट्री में ना, कहीं और भी पैदा हो देश के बाहर, तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। फिर 3 दिसंबर 2004 के बाद आपके माता या पिता इंडियन सिटीजन होने चाहिए और आपको इंडियन कॉन्सुलेट में, जहां भी आप रह रहे हैं, मान लो यूएसए में रह रहे हैं, तो वहां के इंडियन कॉन्सुलेट में आपको रजिस्टर कराना होगा और ये बताना होगा कि आप यूएसए की सिटीजनशिप नहीं ले रहे हैं, आप इंडिया की सिटीजनशिप लेंगे, तो आपको रजिस्टर कराना होगा 3 दिसंबर 2004 के बाद। याद सीधा उसी से कर सकते हैं। 3D चेक करेंगे आपका 3 दिसंबर 3D। ओके। 2 डेट याद करनी है, एक तो यहाँ 1 जुलाई 1987 और यहाँ पे 10 दिसंबर 1992। एक बात और ध्यान में रखना, ये 3 दिसंबर 2003 है और यहाँ 3 दिसंबर 2004 है। डिसेंट से ये 3 डेट है और बर्थ से ये 3 डेट है। अब आते हैं 3rd नंबर, इनकॉर्पोरेशन, यानी कि राज्य क्षेत्र का एडिशन हो जाए। तो अगर जिस जगह को भारत ने एक्वायर कर लिया, अगर आप वहाँ के सिटीजन हैं तो आप ऑटोमेटिकली भारत के सिटीजन बन जाएंगे। एकदम हमारे पास सिक्किम है, सीधा सीधा। पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, 1975 में भारत का हिस्सा बना, तो वहाँ के जितने भी लोग थे सिक्किम में जो भी रह रहे थे वो ऑटोमेटिक भारत के सिटीजन बन गए। ओके। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के बाद है नेचुरलाइजेशन। देखो रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, अगर आप 7 साल भारत में रहते हैं और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है। और लेकिन नेचुरलाइजेशन में क्या है, जैसे आप नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप लेने की मांग करते हैं तो ऑफिसर आपसे पूछेगा आप 1 साल से भारत में ही रह रहे हैं, आप बोलेंगे जी हाँ। फिर वो पूछेगा आप पिछले 14 साल में से, 1 साल के अलावा पिछले 14 साल में से कम 11 साल भारत में रहे हैं या कि नहीं। बीच बीच में जाते रहे होंगे तो वीजा से डेट निकाल ली जाएगी। पिछले 14 सालों में आप कम से कम 11 साल भारत में ही थे, वो बोलेगा हाँ थे, यानी इनडायरेक्टली देखें तो पिछले 15 सालों में वो 12 साल भारत में रहा। ठीक है, इसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है। तो अगर यहाँ 7 साल में सिटीजनशिप मिल रही है और नेचुरलाइजेशन से इनडायरेक्टली देखें तो 12 साल में सिटीजनशिप मिल रही है, तो रजिस्ट्रेशन ही कराएंगे ना सारे लोग, नेचुरलाइजेशन कोई कराएगा नहीं। अगर किसी को जल्दी सिटीजनशिप चाहिए तो रजिस्ट्रेशन में कुछ खास लोगों को ही रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलता है। वो खास लोग कौन है? PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। मतलब जब भारत 2 भागों में नहीं टूटा था, इंडिया पाकिस्तान नहीं बना था, तब आप या आपके पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में रहते थे। ठीक है। फिर बाद में परिस्थिति ऐसी बनी कि आप चले गए, अब आपको वापस इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, तो आपके लिए प्रोसीजर है 7 साल भारत में रहिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, सिटीजनशिप मिल जाएगी। कंडीशन नंबर 1। ओके। एक और फैसिलिटीज है, अगर 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने कोई एरिया एक्वायर किया है, आप तब उसी एरिया में रहते थे, बाद में किसी पर्पज से कहीं और चले गए, मान लो आप पुर्तगाल में रहते थे। ठीक है। पुर्तगाल में रहते थे और आप फ्रांस की नागरिकता लेके फ्रांस में रहने लगे, अब आपको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि आप ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने पुर्तगाल को अपने हिस्से में ले लिया, तो हमें रजिस्ट्रेशन कराने से काम चल जाएगा। मैं आपको सीधा एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल जो है वो एक्ट्रेस काल की है, वो पुर्तगाल में रहती थी, अभी उसके पास फ्रांस की सिटीजनशिप है। अगर वो यहाँ इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए उन्हें तो रजिस्ट्रेशन से ही उनका काम हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन कुछ ही लोगों को मिल सकता है। ये 2 लोग आपको पता लग गए।
बाकी किसी को अगर इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस है ही, मैंने आपको बता दिया क्या प्रोसेस है। ये तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान सरकार भी रखती है, जैसे कि आप जिस कंट्री से आ रहे हैं वहाँ इंडियंस को सिटीजनशिप मिलती है या नहीं। अगर वहाँ पर इंडियन को सिटीजनशिप नहीं मिलती है तो आपको भी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। कंडीशन 2 सिंपल है, अगर आप किसी देश के सिटीजन हैं तो वहाँ की सिटीजनशिप आपको छोड़नी पड़ेगी। ऑब्वियसली यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम है, एकल नागरिकता, तो वहाँ की सिटीजनशिप आपको छोड़नी पड़ेगी। कंडीशन 3, आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। नंबर 4, 8th शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं अभी इंडिया में, ओके, तो उनमें से कोई भाषा को आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नहीं पता लगे आप यहाँ के फ्रेंच बोल रहे हैं और फिर लोग आपको पत्थर मार रहे हैं। और जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाए तो उसके बाद आपको भारत में रहने का इंटेंशन होना चाहिए। ये नहीं कि जबरदस्ती ऐसे ही ले ली सिटीजनशिप, भारत में रहने का इंटेंशन होना चाहिए। एक पॉइंट है बस, अगर कोई सर्टिफिकेट ले रहा है तो इंटेंशन तो उसका होगा ही सही, लेकिन फिर भी ये दिखाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप ले सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए 7 साल चाहिए होंगे, लेकिन आपको PIO होना चाहिए, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर 15 अगस्त 1947 के बाद जो एक्वायर्ड एरिया है भारत में किया हो, एक्वायर्ड एरिया, वहाँ के आप पर्सन होने चाहिए। एग्जाम्पल मैंने काल की बताया, वो पुडुचेरी, पहले पुर्तगाल बोला क्या, सॉरी, पुडुचेरी में रहती थी पहले, तो ये इन्होंने फ्रांस की नागरिकता ली है। अगर ये अभी आके सिटीजनशिप चाहती हैं इंडिया की तो 7 साल का रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम हो जाएगा, इन्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी। अक्षय कुमार हैं, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि वो पहले भारत के सिटीजन थे, बाद में कनाडा के सिटीजन बन गए, क्योंकि उनकी 14 फिल्म फ्लॉप हो गई थी तो उन्होंने कनाडा जाने का मन बना लिया था। 15वीं फिल्म जब सक्सेस हो गई तो उन्होंने वो कैंसिल कर दिया कनाडा जाना, लेकिन उनका वीजा, पासपोर्ट वो सब कनाडा में जमा हो गया, उसके दोस्त ने सिटीजनशिप बनवा ली। अब देखते हैं कि कोई सिटीजनशिप लॉस कैसे कर सकता है। 3 मैंने बताई दिया आपको, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्रीवेशन। रिनंसिएशन की हिंदी होती है त्यागना, मतलब कोई अपने मन से सिटीजनशिप त्याग दे। अक्षय कुमार ने रिनंसिएशन ही किया? नहीं, अक्षय कुमार ने क्या किया, टर्मिनेशन हुआ। उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ली, जिसकी वजह से इंडियन सिटीजनशिप चली गई, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम है। तो यहाँ से अक्षय कुमार से आपको याद रहेगा, टर्मिनेट हो गए अक्षय कुमार, क्योंकि उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप जैसे ही ली, यहाँ की सिटीजनशिप खत्म। रिनंसिएशन का मतलब कोई भी अपने मन से त्याग दे, ठीक है। डिप्रीवेशन या डिप्राइवेशन, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट किसी को सिटीजनशिप हटा दे, किसी की सिटीजनशिप छीन ले। क्यों? क्योंकि कभी उसने डॉक्यूमेंट फ्रॉड किया हो, सिटीजनशिप लगाने के लिए जो डॉक्यूमेंट थे वो फ्रॉड डॉक्यूमेंट हो तो हटा सकती है। मान लो किसी के साथ अपनी वार हो रही हो, इंडिया और पाकिस्तान की वार मान लो, इंडिया चाइना की वार मान लो, उस टाइम पर इस व्यक्ति ने दुश्मन के साथ कम्युनिकेशन किया हो तो इसकी सिटीजनशिप चली जाएगी या जा सकती है गवर्नमेंट चाहे तो। फिर इसने जैसे ही सिटीजनशिप ली और 5 साल रहा, उन 5 सालों में 2 साल उसको जेल हुई, यानी 2 साल तो जेल में ही रहा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिव्यू करेगी और फिर उसकी सिटीजनशिप जा सकती है। सिंपल 3 तरीके हैं सिटीजनशिप लॉस करने के। ओके फ्रेंड्स, अब 1 मिनट में रिवीजन करते हैं, आपको सब क्लियर होगा। 1955 में सिटीजनशिप एक्ट आया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद कौन कौन सिटीजन होगा नहीं होगा अब डिसाइड करना है ना, तो आर्टिकल 11 के तहत ये 1955 का सिटीजनशिप एक्ट आया। तो इसमें 5 तरीकों से सिटीजनशिप ले सकते हैं, वो था बद्रीनाथ, ओके, और 3 तरीके से जा सकती है सिटीजनशिप, ये 3 थे। अब बद्रीनाथ में पहला है बर्थ। बर्थ का मतलब ये हुआ कि ये 3 डेट है, ओके, ये 3D वाली तो आपको याद रहेगी, बस एक डेट याद करनी है। पहले 26 जनवरी 1950 है, उसके बाद पैदा होते ही सिटीजनशिप, कोई नहीं देखे जाएंगे, माता पिता कोई नहीं देखा जाएगा, पैदा हुए आप भारत में, आपको सिटीजनशिप मिल गई। लेकिन 1 जुलाई 1987 के बाद एक कंडीशन बढ़ गई, पैदा हुए प्लस माता या पिता कोई एक भारत का सिटीजन हो उस टाइम पर, जिस टाइम आप पैदा हुए। फिर नेक्स्ट स्टेप, थोड़ी सी कंडीशन और बढ़ गई, 3D में देखा जाने लगा। 3D मतलब माता को भी देखने जाने लगा और पिता को भी, यानी कि माता प्लस पिता सिटीजन होने चाहिए आपके। अगर ऐसा नहीं है तो एक पेरेंट माता या पिता सिटीजन हो प्लस दूसरा पेरेंट इलीगल इमिग्रेंट ना हो, ठीक है। इलीगल इमिग्रेंट क्या होता है, कोई वीजा लेके आया भारत में और उसका वीजा एक्सपायर हो गया फिर भी भारत में रह रहा है, वो इलीगल इमिग्रेंट है। कोई चोरी चुपके से किसी बाउंड्री से आया, चोरी चुपके से इंडिया में घुस गया बिना वीजा पासपोर्ट के, तो वो इलीगल इमिग्रेंट है, वो सब। फिर सेकंड पॉइंट है भाई डिसेंट, मतलब आपका जन्म आउटसाइड इंडिया हुआ, तो सिंपली बर्थ आउटसाइड इंडिया हुआ, तो 3 कंडीशन यहाँ भी है। बीच वाली डेट थोड़ी डिफरेंट है। पहले क्या होता था, सिर्फ फादर अगर इंडियन सिटीजन है आपके, सिटीजनशिप मिल जाएगी आपको। फिर क्या हुआ, फादर या मदर कोई एक सिटीजन होना चाहिए। फिर क्या हुआ, फादर या मदर कोई एक सिटीजन होना चाहिए और आपको इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्टर कराना पड़ेगा। 3 सिंपल कंडीशन। इनकॉर्पोरेशन, अगर कोई टेरिटरी इंडिया ने एक्वायर कर ली, एग्जाम्पल सिक्किम, सीधा याद रहेगा। रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन एक साथ पढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन में 7 साल आप रहकर रजिस्ट्रेशन करा के सिटीजनशिप ले सकते हैं, और नेचुरलाइजेशन में ये कंडीशन है, पिछले 15 सालों में 12 साल आप रहे हो और जब आप रजिस्टर कर रहे हो उसके 1 साल से तो रह ही रहे हो, तो ये मैंने कंडीशन बताई थी। फिर मैंने आपको बताया था सारे नेचुरलाइजेशन से कोई लेगा ही नहीं सिटीजनशिप, किसी को जल्दी चाहिए तो रजिस्ट्रेशन करा के 7 साल में सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन कुछ खास लोगों के लिए ही है, वो है PIO। PIO कौन है, वो व्यक्ति तो अब कोई बचा नहीं होगा 1947 के पहले वाला। पेरेंट्स मान लो, अगर किसी के पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए होंगे वो PIO में आते हैं, और 15 अगस्त 1947 के बाद जो भारत ने एक्वायर की है टेरिटरी, एग्जाम्पल गोवा मान लो, एग्जाम्पल पुडुचेरी मान लो, एग्जाम्पल सिक्किम मान लो, तो वहाँ के सिटीजन अगर सिटीजनशिप चाहते हैं जो अभी फ्रांस में रह रहे हैं, जैसे काल की मैंने आपको एग्जांपल बताया, पुडुचेरी जब इंडिया ने एक्वायर किया तो काल की पुडुचेरी में रहती थी, उन्हें सिटीजनशिप डायरेक्ट मिल जाती, लेकिन उन्होंने नहीं ली। आज अगर उन्हें सिटीजनशिप चाहिए तो सिंपल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नेचुरलाइजेशन नहीं कराना पड़ेगा। ऐसे ही अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार पहले इंडिया के पार्ट थे, ठीक है, अभी वो बाहर हो गए तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में ये कंडीशन आपको पता है। दूसरी कंडीशन ये थोड़ी कंडीशन है, सिंपली इन्हीं में अगर कोई है अपना देश का दुश्मन है तो वहां से आप आए हैं तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और आप सिंगल सिटीजनशिप है तो अगर आपके पास कहीं और की सिटीजनशिप है तो यहाँ ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। कैरेक्टर गुड होना चाहिए। 8 शेड्यूल के अंदर 22 भाषाएं, उनमें से एक तो आपको कम से कम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसकी। अगर
आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं हुई तो आप यहाँ फ्रेंच बोलेंगे, कोई समझेगा नहीं, सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। सर्टिफिकेट लेने के बाद आपकी इंटेंशन होनी चाहिए इंडिया में रहने की। ये पॉइंट बढ़ाने के लिए, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं। लॉस हो सकती है 3 तरीके से। अब यहाँ पे 2 टर्म ऐसे हैं जिसकी डेफिनेशन है, फुल फॉर्म में पता होना चाहिए। एक तो होता है एनआरआई, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। 180 दिन से कोई बाहर है तो एनआरआई कहलाता है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। एक होता है ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। 2005 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये ओसीआई टर्म आया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। किसी समय में इंडियन थे लेकिन आज इंडियन नहीं है तो वो ओसीआई कार्ड बनवा सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं, मैं सीधा एग्जांपल देता हूँ, अक्षय कुमार साहब है, वो पहले इंडियन थे अब कैनेडियन है। अब अपने यहाँ डुअल सिटीजनशिप तो है नहीं कि वो कनाडा की भी सिटीजनशिप रखें, इंडिया की भी सिटीजनशिप रखें, तो उनके लिए मान लो आया ओसीआई कार्ड। तो पहले कभी इंडियन थे लेकिन अब इंडियन नहीं है, वो ओसीआई कार्ड बनवा सकते हैं। 15,000 रुपये का बनता है। इसमें क्या होता है, ओसीआई कार्ड अगर किसी के पास है तो वो कितने भी समय तक भारत में रह सकता है और कितने भी समय तक भारत में काम कर सकता है। नंबर 2, डुअल सिटीजनशिप मांगने वालों को थोड़ी राहत है इससे, ओके। नंबर 3, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सारे अधिकार आपको नहीं दिए जाएंगे जो एक सिटीजन को दिए जाते हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? फर्स्ट तो सबको पता है, वोट नहीं कर सकते आप, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में काम नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, एग्रीकल्चर पर्पज से जमीन नहीं खरीद सकते। 2-4 बीघा जमीन खरीदना चाहें तो नहीं खरीद सकते। सिंपली बोल रहे हैं आप यहाँ रहिए, काम करिए। अक्षय कुमार आप एग्जांपल लेके चलिए, याद हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।